नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल के अंदर हम हमारा मानव भूगोल का जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि कैसे नापी जाती है और इसमें किन पहलों का ध्यान रखते हुए हम जनसंख्या जो समस्या आ रही है देश के सामने या पूरे विश्व के सामने, उस पर चर्चा हम करेंगे। उसके अलावा उन आधारभूत संकल्पनाएं, उन आधारभूत तथ्यों की बात करेंगे, उन सूत्रों की या उन फॉर्मूलों की बात करेंगे जिनसे हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या का धनात्मक या ऋणात्मक या फिर प्राकृतिक वृद्धि या फिर जन्म दर या फिर मृत्यु दर के आंकड़ों का पता लगा पाएंगे। तो बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या है और जनसंख्या शब्द क्या है, जनसंख्या शब्द का अभिप्राय क्या है। वैसे तो हम लोग कई बार इस चीज को समझते आए हैं कि जनसंख्या मतलब जन मतलब लोग होते हैं, लोग संख्या इसको कह सकते हैं। लोगों को लोग नहीं कहकर थोड़ा ये यूं कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए लोगों को जन के नाम से जाना जाता है और शब्द बन जाता है जनसंख्या। बहुत छोटी सी बात है, ये 6ठी क्लास की बात है, कक्षा 6 की बात है। मतलब जनसंख्या शब्द का अभिप्राय है किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय पर रहे व्यक्तियों की संख्या। यानी जनसंख्या का मतलब यहाँ क्या लगाया जा रहा है, लोगों की संख्या तो है ही, लेकिन किसी क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या से लगाया जा रहा है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र विशेष ले लो, जैसे मैंने कोई क्षेत्र विशेष, जैसे मैंने जयपुर ले लिया, जयपुर विशेष किसी समय में, यानी 2010 में, 2020 में, कोई भी आंकड़ा ले लो। यानी जयपुर में 2010 में माना कि 50,000 लोग थे, तो ये यहाँ की जनसंख्या हुई। व्यक्तियों की संख्या जो है जनसंख्या होती है, ये तो होती है जनसंख्या। बहुत छोटी सी बात है। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। 2000 जैसे यही जयपुर, फिर सेम सन जो है चेंज कर दो, क्योंकि किसी क्षेत्र को लिया जाएगा, जयपुर को ले लिया क्योंकि पहले के आंकड़े हमारे पास है। लोगों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो 2022 में देख लो कि 22 में मानो क्या हमने फिर गिना, तो फिर गिना तो 10 साल बाद होती है। वैसे जनगणना कितने साल बाद होती है, 10 साल बाद। हर 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है, तो 10 साल बाद अगर जनगणना हो रही है तो पहले 5,000 जहां लोग रह रहे थे, माना कि अब 1.5 लाख हो गए। कितने हो गए, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख लोग हो गए। पहले कितने थे, 5,000। यानी कि कितने लोग बढ़ गए, 1,45,000। ये कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। यानी जनसंख्या तो किसी क्षेत्र में किसी समय में लोगों की संख्या की गणना है, जबकि जनसंख्या वृद्धि किसी समय विशेष में वहां लोग बढ़े कितने हैं, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और आज हम देखने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जनगणना कैसे होती है, जनगणना काउंटिंग जो है, जनसंख्या की काउंटिंग जो है वो किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहली बात हम ये देख रहे हैं कि हर वर्ष पूरे विश्व में, क्या कह रहे हैं हम, यानी हर वर्ष यानी प्रत्येक साल पूरे संसार में 8.3 करोड़ बढ़ोतरी हो रही है। जनसंख्या की कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 8.3 करोड़। यानी 1.1% पूरे एक साल के अंदर पूरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक छोटा सा आंकड़ा हमने लिया कि 1800 ईस्वी के अंदर पूरे विश्व की 1 अरब जनसंख्या थी, तो 2022 तक वो 8 अरब हो गई। कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप सोचो। ये तो उन देशों का भला करे भगवान जो छोटे छोटे देश है बेचारे, जिनके पास क्षेत्रफल बहुत है लेकिन जनसंख्या के अंदर छोटे हैं और वो जनसंख्या को कवर करके भी चलते हैं, तो उनकी वजह से ऑल ओवर आंकड़ा ठीक ठाक आ जाता है। भारत, चीन जैसे देशों की बात करें तो गर्मी बढ़ जाती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, एकदम से रोंग टेकड़े हो जाते हैं, इतनी जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। ऋणात्मक तो बहुत कम देखने को मिलती है, अधिकतर धनात्मक ही होती है। धनात्मक जब होती है जब जन्म होते ही रहते हैं, जन्मते ही रहते हैं, मरने वालों की संख्या जो है बढ़ती ही नहीं है, मरते कम है। क्यों? धनात्मक होने के पीछे कारण क्या है? चिकित्सा सुविधा आ गई, हॉस्पिटल अच्छे हो गए,
तो लोग जो है बच जाते हैं। जिस दिन मौत आनी है उस दिन नहीं आती है और किसी ना किसी कारण से बच ही जाते हैं। तो मृत्यु दर जो है, कौन सी दर, मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है तो लोग बढ़े के बढ़े ही रह जाते हैं। दूसरा, जन्म दर भी बढ़ जाती है, जन्मने वालों की संख्या बढ़ जाती है, जन्म दर बढ़ जाती है, जन्म दर बढ़ जाती है। तो जन्म दर बढ़ जाती है और मृत्यु दर जो है वो घट जाती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। जन्म दर बढ़ जाना मतलब जन्मने वालों की संख्या बढ़ गई, मृत्यु दर का घट जाना यानी मरने वालों की संख्या घट गई, तो धनात्मक वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। और आज अधिकतर देशों में यही देखने को मिलता है। ऋणात्मक वृद्धि कब होती है, यानी जनसंख्या में ऋणात्मकता कब देखने को मिलती है, मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है, यानी मृत्यु दर जो है उसका आंकड़ा बढ़ जाता है और जन्म दर घट जाती है। मृत्यु दर बढ़ जाती है और जन्म दर घट जाती है जब ऋणात्मकता देखने को मिलती है। यानी सीधी सी बात ये बता रहा हूं, लोग मर नहीं रहे हैं, जन्मते ही जा रहे हैं, तब तो धनात्मक। और लोग जो है लगातार मर रहे हैं और जन्म नहीं हो रहा है, तब ऋणात्मक। अच्छी कौन सी होती है इसमें से, अच्छी होती है धनात्मक, अच्छी होती है ऋणात्मक। धनात्मक बड़ी खतरनाक होती है। ध्यान से समझ में आई ये बात आपके। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसे निरपेक्ष या प्रतिशत में दर्शाते हैं, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि होती है उसको प्रतिशत में 1% बढ़ी। जैसे हमने देखा ना शुरू में कि प्रत्येक साल 1.1% जनसंख्या बढ़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या घटक है, यानी जनसंख्या वृद्धि जो है उसमें लोग जो होते हैं वही उसके घटक होते हैं। लोगों के आधार पर, जन के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि से ज्ञात क्या होता है, क्यों निकाली जाती है? भाई हमने कहा कि हर 10 वर्ष में जनसंख्या निकाली जाती है। सबसे पहली जनगणना जो थी वो 1872 में हुई। कब हुई? 1872 में पहली बार जनगणना हुई और लॉर्ड वायसराय थे यहाँ के, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो कहते हैं इनको, लॉर्ड मेयो। अजमेर में रहते थे ये, राजस्थान में। लॉर्ड मेयो ने पहली बार पूरे भारत की जनगणना कराई। ये सिस्टमैटिक नहीं हुई, ढंग से नहीं हुई, इसीलिए एक और अंग्रेज आए 1881 यानी 1881 में वापिस जनगणना हुई और उस जनगणना में एक संक्षिप्त आंकड़े जो थे वो काफी सटीक प्राप्त हुए और वो व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ने जब जनगणना कराई उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होने लग गई। प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होने लगी? जनगणना। इस जनगणना को क्यों कराया जाता है और इससे क्या पता चलता है? किसी देश की स्थिति का पता चल जाता है, भौगोलिक स्थिति का नहीं कि इतने अक्षांश और इतने देशांतर पर है। किसी देश की स्थिति का पता चलने से मतलब है उस देश में आर्थिक स्थिति कैसी है, वहां के लोगों का जीवन कैसा है, वो देश बाकी देशों की तुलना में कितनी जनसंख्या ज्यादा रखता है, क्या वहां का जनघनत्व जो है, लिंगानुपात जो है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कहलाती है लिंगानुपात, वहां का लिंगानुपात किस तरह से, आदि चीजें मैटर करती है और वो पता चलता है जनगणना निकालने पर। देखिए कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि जनगणना से क्या पता चलता है। ये जनसंख्या है भारत की जो इस मैप में दिखाई दे रही है। आर्थिक प्रगति का पता चलता है, कोई देश कितनी तरक्की कर रहा है, किसमें, जनसंख्या बढ़ाने में नहीं, जनसंख्या से पता चलता है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी देश के संसाधन कम पड़ जाएंगे, आर्थिक पिछड़ापन आ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, आपस में लोग लड़ने लग जाएंगे, झगड़ने लग जाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। इसलिए आर्थिक प्रगति में बाधक होती है जनसंख्या अगर ज्यादा होती है, और आर्थिक प्रगति को मजबूती दे सकती है अगर जनसंख्या कम होती है। तो आर्थिक प्रगति का मतलब है पैसों में कोई देश कितना आगे जा रहा है, उद्योगों में कोई देश कितना आगे जा रहा है, परिवहन में कोई देश, संचार में कोई देश, चिकित्सा में कोई देश, शिक्षा में, यानी हर क्षेत्र में जो इनकम आ रही है डॉलरों में हमारे पास, उस आर्थिक प्रगति का जो द्योतक होता है, जो ज्ञान कराता है, वो होती है हमारी जनगणना। सामाजिक उत्थान, समाज में लोग कितने शिक्षित हैं, ये अगर किसी भी देश का आंकड़ा देखना है तो जनसंख्या से पता चलता है। हालांकि कई देश अपवाद हैं, वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि वहां के लोग, जनसंख्या जो है वहां की बढ़े, क्योंकि उनका जो है क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत कम है, वो चाहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से वो मजबूत बने। लेकिन अधिकतर ऐसे देश हैं, जैसे एशिया के 6 देश हमने देखे, एशिया के 6 कंट्री ऐसे हैं जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसी से पता चलता है कि वहां का सामाजिक उत्थान कैसा है। समाज में आज भी शिक्षा की कमी है,
समाज में आज भी जागरूकता नहीं है, समाज में आज भी महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता है, समाज में ऐसी कई तरह की कुरीतियां हैं, समाज में जो है हमेशा एक तरफा जो है व्यवहार किया जाता है, लड़कियों को हीन भावना से देखा जाता है, लड़कों को उचित भाव से देखा जाता है। अगर जब तक लड़का नहीं होता और लड़कियां जो है होते जा रही है, तब तक जनसंख्या आया सावन और पूजा नाउन वाली बात हो जाती है, हर बार जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो सामाजिक उत्थान, सामाजिक विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐतिहासिक सूचक, इतिहास ऐतिहासिक सूचक का मतलब है कि पहले जनसंख्या कितनी थी और अब कितनी है। इन सूचनाओं को हम देखते हुए हम ये सूचना देखते हैं इतिहास की कि पहले कम लोग थे तो क्या सुखी थे, अब हम दुखी क्यों हैं। पहले लोग इसलिए दुखी थे, कम होते हुए भी दुखी थे, इसका मतलब यह नहीं कि जनसंख्या कम थी तो वो सुखी थे, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, तकनीकी नहीं थी। वो एक व्यक्ति को खाना खाने के लिए उसे पूरे दिन प्रयास करना पड़ता था। एक जो है पहले ऑटोमेटिक चक्कियां, लाइट से इलेक्ट्रिक चक्की आती है, अब तो फटाफट से आटा, गेहूं का आटा बना दिया जाता है, पीस दिया जाता है। लेकिन पहले महिलाएं जो होती थी वो एक चक्की बनाया करती थी जो पत्थर की हुआ करती थी, जिसे गट्टी कहा जाता था। उस गट्टी से वो पीस पीस के पूरे दिन 5 आदमियों का एक अनाज अकेली महिला पीस पाती थी। लेकिन वो लोग खुश थे क्योंकि जनसंख्या कम थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऐतिहासिक सूचक जो बातें होती है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सांस्कृतिक सूचक, जैसे कई समाज में यह माना जाता है कि मैंने बताया लड़कियों को हीन भावनाओं से देखा जाता है, लड़का जब तक लड़का नहीं होता लड़कियों की लाइन लगती रहती है, एक पहली बात ये। दूसरा यह होता है कि उसके घर में पूरी क्रिकेट की टीम है, 10-12 बच्चे हैं, तो एक सांस्कृतिक माहौल, एक जो है एक दूसरे की होड़, या फिर इतने बच्चे होने चाहिए, कोई ट्रेजेडी हो गई तो कई बार ये सुनने को मिलता है कि घर में 4-5 बच्चे तो होने ही चाहिए। एक बच्चे के साथ कोई किंवदंती मतलब ट्रेजेडी हो गई, कोई घटना घट गई, तो जो ये किंवदंती है, ये गलतफहमी है, काफी समय से चली आ रही है, तो दूसरा बच्चा होना चाहिए। इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है। सांस्कृतिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, सुरक्षा, यानी कि घर में सुरक्षा का माहौल रहे, आदि चीजें रहे। राजनीतिक परिदृश्य का मतलब होता है एक वंश को, राजनीतिक घर के अंदर राजनीति का मतलब यह है वंश को बढ़ाने वाला, मेरी परंपरा को बढ़ाने वाला राजनीतिक परिदृश्य और सुरक्षा का माहौल। गार्जियन को ऐसा लगता है कि ज्यादा संतानें होगी तो उसे ज्यादा सुरक्षा का माहौल फील होगा। तो यह आदि चीजें जो होती है किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं व्यक्ति को इफेक्ट डालती है। जनसंख्या वृद्धि जो है हर देश के लिए घातक साबित होती है। आगे अगर हम देखें, जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं की बात हम कर रहे हैं, यानी जनसंख्या का जो भूगोल है, बताओ भूगोल पढ़े थे ना हमने, कौन कौन से भूगोल होते हैं, सामाजिक भूगोल में कौन कौन आता है, मनोविज्ञान आता है कि नहीं आता है ना, राजनीतिक भूगोल में कौन आता है, उसी में नाम आया था जनसंख्या भूगोल कि कुछ आधारभूत संकल्पनाएं जो होती है, यानी कुछ सूत्र होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे जो हमें ये बताएंगे कि जनसंख्या जो है वो आंकड़े जो है वो लॉर्ड मेयो तो निकाल के चला गया 1872 में, लॉर्ड रिपिन भी निकाल के चला गया, लेकिन आज जो 10 साल में जनगणना होती है उसमें हमने कई चीजें, कई धारणाएं, कई विचार ऐड उसमें किए, कई संकल्पनाएं, कई कारक हमने लिए हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि, यानी जनसंख्या जो वृद्धि है वो कैसे निकाली जाती है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कैसे निकाली जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकाली जाएगी, ऋणात्मक वृद्धि कैसे निकाली जाएगी, वास्तविक वृद्धि कैसे निकाली जाएगी, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। जनसंख्या वृद्धि कैसे निकाली जाती है, समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। बहुत छोटी सी चीज है, देखो एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये मेरा गांव है, कोई सा भी गांव हो सकता है आपका, ये मेरा गांव है, यहाँ 2010 में, वैसे हमने जयपुर का एग्जाम्पल लिया था, और 2020 में, 2010 में 100 लोग थे, 2020 में 250 लोग हो गए, यानी यहां जो ये 150 लोगों की वृद्धि हुई है इसको ही जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। 2 समय के 2 अंतराल, देखो दोनों समय में अंतराल है, 2010 से 2020 है, के बीच एक क्षेत्र विशेष, क्षेत्र कौन सा था, मेरा गांव,
क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन, देखो पहले 100 थी अब 150 हो गई, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। सिंपल बात है। ये तो हमने एक छोटा उदाहरण लिया। अगर बड़े उदाहरण की बात करें तो देखिएगा, यदि हम भारत की जनगणना 2001 की बात करें तो भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी। 2001 में कितनी थी? 102 पॉइंट, अब तो 140 से ऊपर चली गई यूएनओ का रिपोर्ट आने के बाद। 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी। 2011 में यही जनसंख्या जो है बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई। कितनी जनसंख्या बढ़ गई? इसमें से इसको घटाए, यानी 2001 से 2011 के इस 10 वर्ष के समय में, कौन से समय में? इस 10 वर्ष के समय में जनसंख्या जो है वो 102, 121, 18.15 ये लिखा हुआ करोड़ वास्तविक संख्या का पता चलेगा। यानी 10 साल के अंदर भारत में 10 वर्ष में 18.15 यानी लगभग 18 करोड़ के आसपास जनसंख्या बढ़ गई। अब आप सोचो हम कहां तक जा रहे हैं, चल फलक तक चल, है ना, यानी बहुत दूर तक चले जा रहे हैं हम तो डूबे जो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, पूरे एशिया में नंबर 1 बन गए, पूरे विश्व में नंबर 1 बन गए भाई, एशिया में क्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या का पता चलता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि बहुत आसान है, लेकिन अगली बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या प्रतिशत है बच्चों? कुछ भी नहीं है, ये जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो कि किसी स्थान पर 100 व्यक्ति थे किसी समय में, अब जो है वह 150 हो गए कुछ समय बाद, तो 50% जनसंख्या वहां की बढ़ गई। इस प्रकार से ये प्रतिशत में दर्शाया जाता है। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से समझना, इनमें थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। वो क्या कर रहा था, अंतराल में कितने लोग बढ़े, उन लोगों को प्रतिशत में अगर दर्शा रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर यानी प्रतिशत कहलाएगी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि यानी जनसंख्या जो है उसकी प्राकृतिक वृद्धि क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय के अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि यह क्षेत्र मेरा गांव, यहां पर जन्म और मृत्यु 2 चीजों की बात करेंगे हम। एक तो जन्म कितने हो रहे हैं, एक वहां लोगों में मृत्यु कितनी हो रही है, इन दोनों आंकड़ों का पता करते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर का पता करते हैं, तो निकलती है प्राकृतिक वृद्धि। क्या निकलती है? प्राकृतिक। कैसे किया जाएगा? जो लोग जन्मे हैं उनमें से मरे कितने हैं, मृत्यु कितनों की हुई है। जैसे माना कि जन्म माइनस मृत्यु, ये करते ही क्या निकल जाएगी, ये करते ही क्या निकल जाएगा भाई, जन्म माइनस मृत्यु करते ही प्राकृतिक वृद्धि आ जाएगी। अब जन्म माना कि 90 लोगों का हुआ है, 1000 लोग पहले से हैं, माना कि 900 लोग वहां पहले से हैं, 950 लोग है, माना 950 लोग इस गांव में पहले से हैं, ठीक है। 90 लोगों का और इस साल जन्म हुआ है और 10 लोग मारे गए, 10 लोग बीमारी से या किसी कारण से मर गए। तो बताओ ये जो वृद्धि है ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 80। तो कितने लोग बढ़े यहाँ पे, 80 लोग, तो ये कितने हो गए, 1030। तो इस प्रकार से निकाली जाती है प्राकृतिक वृद्धि। आप समझ गए कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। एक समय के अंतराल में किसी विशेष स्थान पर जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उसी चीज को प्रतिशत में दर्शाना जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। जबकि प्राकृतिक वृद्धि में जितने लोग जन्म ले रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष में, उसमें से माइनस कर दिया जाता है मृत्यु होने वाले लोगों को, ठीक है। ये प्राकृतिक वृद्धि निकाल दी। ये चीज थोड़ी बड़ी होती जाएगी जैसे हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को कैसे निकाला जाए? यदि वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग है। पहले क्या कर रहे थे हम, 2 स्थान ले रहे थे, एक स्थान ले रहे थे। माना कि ये मेरा गांव मैंने लिया था, ध्यान से समझना है, ये मैंने मेरा गांव लिया था। यहाँ जो है हमने एग्जाम्पल की दृष्टि से 2010 की जनसंख्या ली और 2020 की ली, आंकड़ा चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 100 लोग थे,
2010 में, और 2020 में 250 हो गए। यह है प्राकृतिक वृद्धि। इसी को प्रतिशत में दर्शा दे तो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। लेकिन इसमें माना कि गांव के अंदर किसी भी एक साल में 90 बच्चों ने जन्म लिया, ये क्या है? जन्म, और इसमें से 10 बच्चों की डेथ हो गई यानी मृत्यु हो गई, तो बच्चे कितने? 80। ये हो गई प्राकृतिक दृष्टि से हमने जो देखा था कि वास्तव में कितने लोग बचे हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में इसका जिक्र किया था। देखिए आप, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है, लेकिन यहां जो है वो वास्तविक वृद्धि है। जन्म और मृत्यु को तो देख ही रहे, जन्म और मृत्यु को तो देख रहे। जन्म जो हुए उसमें से मृत्यु हमने कर दी। हमारे गांव में जो जन्म हुए थे वो लोग थे 90, मृत्यु हो गई 10 की। तो यहाँ आंकड़ा क्या है? नीचे बटे में करके लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बटे में, मैं तो आपको बता रहा हूं कि 80 लोग हैं। कितने हैं? 80 प्लस। अब इस गांव से रोजगार की कमी के कारण जो 80 बच्चों ने जन्म लिया है वो तो ऐड हुए हैं, लेकिन इनके पिताजी वगैरह सब कुछ जो थे, दादा वादा कोई भी जो था, उनमें से 10 लोग बाहर कमाने के लिए चले गए, या 15 लोग चले गए, 20 लोग चले गए। ऐसा माना कि 20 लोग बाहर चले गए। 20 लोग कहां चले गए? उस गांव से जो है चले गए, उत्प्रवास कर गए। कितने लोग? 20 लोग। और उस गांव के अंदर बाहर से जो लोग हैं कुछ आए वहां पे, और वो बाहर से आकर वहां रहने लग गए। क्या उस गांव में रोजगार था? अगर रोजगार होता तो वो लोग क्यों जाते? क्योंकि उन्हें जिस रोजगार की तलाश थी वो वहां चले गए। उस गांव में कुछ रोजगार पानी सिंचाई आदि को लेके हो सकता है, या फिर गाड़ियां लोहार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, घुमंकन लोग हो सकते हैं। लगभग 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग इस गांव में आए हैं। 25 लोग आए, तो बताओ 25 लोग आए और 20 लोग गए, तो कितने लोग बचे यहाँ पे? यहाँ पे 5 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। वहां कितने थे? 5 + 80 यानी कि 85 जो आंकड़ा आया हमारे पास इस गांव का, कि 90 का जन्म हुआ, 10 की मृत्यु हो गई, तो 80 रहे। यह तो हमने यहां निकाल दिया था पहले, ये 80 आ गया हमारा, 80 दिख रहा है सबको। लेकिन जब तक वास्तविक वृद्धि का पता नहीं चलता, जब तक गए कितने उस गांव से, मतलब उत्प्रवास, और आए कितने उस गांव में, आए उस गांव के अंदर जो है 25 है और गए 20 है, यानी 5 का जो गैप आया है वो 5 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 85 हो जाते हैं। ये आ जाता है वास्तविक वृद्धि। क्या आ जाती है? वास्तविक वृद्धि। बहुत आसान है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि ये तब होती है रसगुल्ले, ये तब होती है रसगुल्ले, जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। जन्मने वाले, जन्म दर यानी जन्म ही रहे लोग, मर नहीं रहे। मृत्यु दर से अधिक हो यानी मरने वालों की संख्या कम और जन्मने वालों की ज्यादा, तो क्या हुआ? धनात्मक। क्या हुआ? धनात्मक। यानी कि जन्म लेने वाले लेते ही जा रहे और मरने वाले मर ही नहीं रहे। तो जो मर नहीं रहे, मृत्यु जिनकी नहीं हो रही, वो तो प्लस हो ही रहे, और जन्मने वाले और हो रहे हैं धनात्मक। मरने वाले मरे जा रहे हैं और जन्म वाले जन्म ले रहे हैं, उससे ज्यादा तालमेल जो नहीं बैठ पाता, फिर भी बैठ पाता है, लेकिन वो ऋणात्मक में चला जाता है। धनात्मक सीधा सीधा कह रहा है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। जन्मने वाले बहुत ज्यादा है, मृत्यु उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। आगे देखिए, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि 2 समय के अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, उसे जनसंख्या की ऋणात्मक। बहुत सिंपल है, यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, जन्मने वाले कम हैं और मरने वाले ज्यादा, तो ऋणात्मक। ध्यान से समझ लाडले, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक। धनात्मक मतलब लोग प्लस हो रहे हैं, ऋणात्मक मतलब लोग माइनस हो रहे हैं। धनात्मक तब होती है जब जन्म दर जो है, जन्म दर और मृत्यु दर, 2 देख रहे हैं, मृत्यु दर। धनात्मक जब होती है कि जन्म लिए जा रहे हैं, मरने वाले मर नहीं रहे, तब होती है। यानी या तो कम मृत्यु हो रही है या फिर मृत्यु हो ही नहीं रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हो नहीं रही है,
लेकिन कम हो रही है, जन्म दर ज्यादा बढ़ रही है, तब धनात्मक है। ऋणात्मक, ऋणात्मक का क्या मतलब है? जन्म दर मृत्यु दर से कम है, जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम है, यानी कि कमी आ रही है, मृत्यु दर ज्यादा हो रही है और जन्म ने उल्टा हो जाएगा। मतलब इसका अगर मृत्यु दर जो है, दर समझ में नहीं आ रहा तो दर को छोड़ दो, सीधा सिंपल, नए बच्चे जन्म लिए जा रहे हैं और पुराने बुजुर्ग जो है बूढ़े वो मर नहीं रहे हैं, तो धनात्मक। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? इसका उल्टा ऋणात्मक। अब आपके समझ में आ गई कहानी। आगे अगर हम देखें तो ये भारत की जनगणना के बारे में कुछ आंकड़े हैं जिनको हम डिटेल से समझने वाले हैं, और इसमें एक एक चीज को हम समझने वाले हैं। जनगणना से रिलेटेड, भारत की जनसंख्या से रिलेटेड कुछ बिंदु आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। कितनी बार बताओ? 1872 में किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। उन्होंने मेयो कॉलेज भी बनवाया जो अजमेर में है। 1881 में लॉर्ड रिपन इन्होंने करवाई, और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में, कितने वर्ष में? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना हो रही है, जिसको किया जा रहा है। भारत की जनगणना अब तक 15 बार हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 15 बार। 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। किसने कराई थी? याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, कहां गया लॉर्ड मेयो? ये रहा। उसके बाद ये हर 10 वर्ष बाद कराई गई, यानी हर 10 साल बाद कराई जाती है। क्या 2021 में हुई? बताओ हुई क्या? कोई आया क्या? मास्टर कराते हैं, टीचर आता है घर पे, अध्यापक जी, वो लिख के जाते हैं आपके घर में कितने बच्चे हैं। आपके घर में कई जन ये कहते हैं हमारी 4 बकरियां भी है, 4 भेड़ भी है, उनके मेमने भी है, उनके छोटे बच्चे भी है, हमारे एक भैंस भी है, उसका जो बच्चा है वो भी है। जन मतलब लोग। जनगणना जो होती है वो जनगणना रजिस्टर्ड ऑफिस द्वारा कराई जाती है। पशु गणना जो होती है वो रेवेन्यू बोर्ड द्वारा होती है। पशु गणना भी कराई जाती है, पशु गणना अलग होती है, वो पशु की होती है, जनगणना जन की होती है। इतना तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद ये हर 10 वर्ष में कराई जाती है। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई, और आपको पता है रिपन ने करवाई थी। 1949 के बाद से ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। इसको पक्का याद कर लिए, पूछा जाता है। किसके द्वारा कराई जाती है? महारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्तालय, जो किसके अंडर में काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। पहले कौन कराते थे? अंग्रेज कराते थे। पहले कौन कराते थे? अंग्रेज। अब कौन करा रहा है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्तालय कराई जाती है। 1951 के बाद, 1951 के बाद कि सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई है। यानी यहां यह कहना चाह रहा है कि 1951 के बाद जितनी भी जनगणना हो रही है वो 1948 में जो नियम बनाया गया कि घर घर अध्यापक जाएगा, गृह मंत्रालय के अंडर कराई जाएगी, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्तालय द्वारा कराई जाएगी। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्तालय जो है रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगा। कोई कमी होगी तो गृह मंत्रालय फटकार महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त को लगाएगा। महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त जो है अध्यापकों को नियुक्ति देगा, जो हर घर जाकर जनगणना कलेक्ट करेंगे, अपने संबंधित वीडियो को भेजेंगे, वो फिर आगे भेजेगा। इस प्रकार से जनगणना कंप्लीट होगी। तो ये नियम बैठकर 1948 में बनाए गए, आजादी के बाद आज भी वही चले आ रहे हैं। अधिनियम के तहत कराएगी। 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार की किसी विशेष तिथि पर जनगणना करने या अधिसूचित अवधि में अपना डेटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है। यानी इसके जो नियम है बिल्कुल सिंपल है, ऐसे नहीं कि बीच बीच के अंदर कोई दखलंबाजी करते हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंतिम जनगणना 2011 में हुई। कब हुई? 2011 में। कितनी थी? 121। अभी तो देखा हमने, पहले कितनी थी? 102। कितनी बढ़ी? 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। तो अब तो भारत बहुत आगे चला गया। हमने नहीं कराई तो क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO जो कहाँ है? यूएनओ का मतलब होता है जो हर देश में शांति की व्यवस्था को देखता है, मित्रवत व्यवहार की बात करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 के आसपास बना हुआ है ये कहाँ है? ये अमेरिका में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किस स्थान पर है? इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ यही कराता है पूरी दुनिया में। आज हमें जनसंख्या के जिसने आंकड़े दिए हैं 2 दिन पहले कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी आगे चली गई, ये आंकड़े किसने दिए? ये यूएनओ ने दिए। ठीक है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसकी 6 संस्थाएं होती है। कितनी संस्थाएं होती है? 6। इसमें 193 सदस्य बढ़ते रहते हैं। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। टोटल 193। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। यह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के अंदर एक द्वीप है मैनहट्टन। न्यूयॉर्क अमेरिका में सबको पता, मैनहट्टन द्वीप है। वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो लगभग 17 एकड़ में फैली हुई है। 17 एकड़ में 39 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें बना हुआ है। क्योंकि ये बहुत पूरे विश्व में मैत्री संबंध, किसी भी देश में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनको शांत करने का काम, किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे हम 3 या 4 चैप्टर में, उसमें भी यूएनओ का नाम आएगा, इसकी न्यास परिषद का नाम आएगा। इसके अंडर में इसका न्यायालय है खुद का। पूरे विश्व के जो मुद्दे, जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में जब लड़ाई होती है तो पास वाले थाने में चले जाते हैं, तहसील स्तर पर चले जाते हैं। यानी गाँव में जब लड़ाई होती है तो तहसील स्तर पर सोल्व हो जाती है। 2 जिले आपस में, जिले के अंदर तहसीलों में कोई लड़ाई होती है तो जिले पे चले जाते हैं। 2 जिले आपस में लड़ रहे हैं तो हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट, 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो कहां जाते हैं? वो यूएनओ के अंडर में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट, और वो हेग जो देश है अमेरिका का, उसमें देखने को मिलते हैं। उसमें हमारे देश के भी कई लोग जज रह चुके हैं, जैसे नगेंद्र पाल डूंगरपुर राजस्थान के रहने वाले थे, कई सारे रह चुके हैं। तो ये जो मैनहट्टन जो द्वीप है, इस पर बना हुआ ये यूएनओ का जो ऑफिस है, पूरे विश्व में शांति कायम करने का कार्य जो करता है, उसी ने बताया कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर चली गई। हमने नहीं कराई जांच, हमने इस बार जनगणना नहीं करवाई। क्यों? जबकि अगले 2021 में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण, चीन के चमगादड़ खाने के कारण इसे स्थगित यानी कैंसिल कर दिया गया। मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, कौटिल्य का नाम सुना होगा आपने, चंद्रगुप्त मौर्य है ना। कौटिल्य का हो चाहे विष्णुगुप्त का हो चाहे चाणक्य के हो, एक ही व्यक्ति हो। मैं पहले कंफ्यूज हो जाता करता था, फिर मैंने एक ट्रिक बनाई, चकोवी, यानी चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही है, और वो मौर्य दरबार में रहते थे। मौर्य प्रशासन जो था, जनगणना लेना एक नियमित प्रक्रिया थी। मौर्य साम्राज्य में व्यापारियों, कृषकों, लोहारों, कुम्हारों और बढ़इयों आदि जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों की गणना करने के लिए ग्रामीण अधिकारी कार्मिक और नगरपालिका अधिकारी नागरिक को जिम्मेदार ठहराया जाता था। यानी कि ये जनगणना अंग्रेज करा के गए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले जो जो अंग्रेज यहाँ करा के गए वो चीजें तो हमारे देश में पहले से चली आ रही थी, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं थी, क्षेत्र विशेष पे थी। तो मौर्य साम्राज्य जो मगध के आसपास में हुआ करता था, उस क्षेत्र के अंदर मगध की राजधानी, अंग की राजधानी, ये राजधानी आती है जो आप कक्षा 10th के अंदर पढ़ गए, अंग की चंपा, इस प्रकार से मगध की गिरिब्रिज, इस प्रकार से होती है। तो जो मौर्य साम्राज्य था उस समय भी जनगणना होती थी, और उस समय जो है कृषक, व्यापारी, लोहार, कुमार, बढ़इया, जांगीड़ खाती होते हैं वो, बढ़इया आदि जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों की गणना करने के लिए गांव में जो अधिकारी होता था, आज तो अध्यापक जी जाते हैं जनगणना करने के लिए, लेकिन उस समय जो व्यक्ति जाता था उसको गार्मिक कहा जाता था। जनगणना के लिए जो व्यक्ति जाता था उसको गार्मिक कहा जाता था, और शहरों के अंदर यानी नगरों के अंदर जो जनगणना करता था वो नागरिक के नाम से जाना जाता था। और मवेशी भी ज्यादातर काराधान उद्देश्यों के लिए व्यवसाय जातियों के रूप में समेकित हुए। भारतीय समाज की एक विशेषता जो आज तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करती रही है, यानी कि भारतीय समाज जो हुआ करते थे, यहाँ पे जो भारतीय समाज शब्द का प्रयोग किया गया, ये उन समाजों के लिए प्रयुक्त किया गया जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नियम, कुछ प्रथाएं, कुछ अच्छी कुछ बुरी जो चला रखी थी, उसका असर आज भी हमारे लोकतंत्र पर, आज भी हमारे संविधान पर, आज भी हमारे नीति क्रियान्वयन के नियमों पर दिखाई देता है।
जनगणना अंग्रेज जो करके गए, उसके अलावा अंग्रेजों ने जो नियम बनाए वो हमारे समाज की जो प्रथाएं थी वो, प्लस अंग्रेजों द्वारा दिए गए नियम, सब कुछ मिक्स का पिटारा हो गया। इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ मिक्स कर दिया। कनाडा से हम शक्तियां लेके आ गए, मूल अधिकार हम अमेरिका से लेके आ गए, मूल कर्तव्य हम रूस से लेके आ गए। तो इतनी चीजें मिक्स होने के बाद भारत का संविधान लिखा गया, मेथड, कानून, नियम, लॉ बनाया गया, और उसके अंदर हमने जनगणना की बात जो है उसको 1948 के बाद की ही नहीं। क्योंकि 1948 में बात तो हमने की, जनगणना तो हमने करवाई, लेकिन उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, उसमें क्या सुधार किया जाए, किस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं की गई। भारतीय महारजिस्ट्रार ऑफिस को यह काम सौंपा गया, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। पशु जनगणना वो नहीं कराता है, पशु जनगणना अलग होती है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को बहुत आसानी से, बहुत मस्त ढंग से, इस लेक्चर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही मस्त ढंग से समझने का प्रयास किया। छोटी छोटी चीज को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, बहुत ही मजे के साथ। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सारे साथियों को बताना है कि ज्योग्राफी कक्षा 12 की क्लास से इस प्रकार से एक अलग ढंग से यहाँ शुरू हो चुकी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।